टाइम ट्रैवल अपने आप में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर इससे रिलेटेड कोई फिक्शन फिल्म भी बनती है तो उसको देखते वक्त न जाने ही दिमाग में कितने ज्यादा क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड किसी से कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं तो इसको एक मूवी समझकर टाल देते हैं। टाइम ट्रैवल अपने आप में ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे पौराणिक किताबों में बात तो किया ही गया है, लेकिन इसको साइंस ने भी कभी नकारा नहीं। क्या आप जानते हैं कि लीला रेड्डी भारतीय मूल की न्यूरो साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च में इंसान के दिमाग में प्रेजेंट टाइम सेल्स को अलग करने में सफलता हासिल किया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग टाइम सेल्स दिमाग में मौजूद वो सेल्स है जो समय का हिसाब रखती है। इन्हीं की मदद से इंसान बीते वक्त में हुए इंसिडेंट को कंसेक्यूटिव तरीके से याद कर पाता है। इस रिसर्च में पता चला है कि दिमाग के हिपोकैम्पस में समय की पूरे चक्र का कंसेक्यूटिव डिस्क्रिप्शन होता है और अतीत में हुई घटनाओं की कंसेक्यूटिव यात्रा को दिमाग टाइम सेल्स की मदद से पूरा करता है। इसी दिमाग ने समय यात्रा की लेबिरिंथिन अवधारणा को भी रचा है। समय यात्रा में आम आदमी का परिचय अक्सर साईफाई फिल्मों के माध्यम से ही होता है। इस विषय पर कई शानदार फिल्में रची गई हैं, जिनके पात्र टाइम मशीन के जरिए ही पास्ट या फिर फ्यूचर का ट्रैवल कर पाता है। बात चाहे मूवीज की हो या साइंस की हो, क्वेश्चन यही उठता है, क्या टाइम ट्रैवल बाकी में पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये भी पॉसिबल है कि जो भी हमारे पास में इवेंट्स हो रखे हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक मोटी कमाई करने का तरीका बना रहा है? आइए साइंस के अकॉर्डिंग चलकर देखते हैं। टाइम ट्रैवल का जिक्र सबसे पहले 1895 में पब्लिश्ड हुए द टाइम मशीन उपन्यास में मिलता है। इसे विज्ञान कल्प के जनक माने जाने वाले लोकप्रिय विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ने लिखा था, लेकिन ये कोरी कल्पना पर आधारित नहीं था। लिटरेचर और फिल्मों के रचना संसार में टाइम ट्रैवल की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रची गई। ये थ्योरी तब दुनिया के सामने आया जब फैंटेसी मेथड के धनी वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के बारे में सोच बदलने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत को प्रेजेंट किया था। टाइम ट्रैवल की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांत को समझे बिना समझाना पॉसिबल ही नहीं। इस थ्योरी के आने से पहले तक ये माना जाता था कि टाइम सबके लिए सिमिलर, स्टेबल और सर्टिट्यूड है, यानी कोई दो लोग दुनिया के किसी भी दो कोने में हो, दोनों के लिए समय एक सा होगा। इस सोच की वजह से ही समय को सार्वभौम माना गया। आइंस्टाइन के सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी के थ्योरी ने इस मान्यता को चुनौती दी। उन्होंने ये अवधारणा दी कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता, यानी दो अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट लोगों के लिए समय अलग अलग होता है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दो घटनाओं के बीच का समय इस पर डिपेंड करता है कि उन्हें देखने वाले की स्पीड क्या है या घटना के दर्शक की अपनी स्थिति क्या है। रिलेटिविटी के इस अवधारणा को समझाने के लिए अक्सर ही ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स यानी कि जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई, उनमें एक लाइट से कुछ कम की स्पीड वाले रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर लौट आता है। उसके हाथ पर बनी वॉच के अकॉर्डिंग उसे ये चक्कर लगाने में 2 से 3 ही मिनट लगते हैं, लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पता चलता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो चुका है। दरअसल प्रकाश की गति से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे इस सफर में चंद मिनट ही लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत चुके, क्योंकि वहाँ समय अपनी गति से चल रहा था। अलग अलग व्यक्तियों का समय अलग अलग होने का एग्जाम्पल प्रेजेंट करने वाले इस ट्विन पैराडॉक्स के जरिए समझा जा सकता है। अब आप मानकर चलो कि आप किसी तेज स्पीड से रॉकेट से लाइट की रेस का पीछा कर रहे हो, तो भी लाइट की रेस आपसे 1 सेकेंड में 1,86,280 मील की रफ्तार से दूर ही रहेगी। आप अपनी स्पीड पर सेकेंड 1,86,000 मील कर ले तो भी रेस इसी रफ्तार से आपसे दूर होती जाएगी। अब आप सोचो कि इस रेस में आपने अर्थ पर किसी व्यक्ति को खड़ा किया है इस रेस को देखने के लिए, और अगर आप उससे पूछेंगे कि उसने क्या देखा, तब वो ये बताएगा कि उसने आपके और लाइट के बीच की दूरी बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए देखा। दरअसल हम सोच में टाइम को एक लोकोमोटर चीज मान लेते हैं जिसका एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट भी है। रिलेटिविटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग इस ब्रह्मांड में न फ्यूचर है, न कोई प्रेजेंट है और न ही कोई पास्ट है। ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से ही वही हिस्सा देकर महसूस कर पाते हैं जिसमें कि हम हैं। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सीडी प्लेयर पर आप कोई मूवी देख रहे हो, आपके हाथ में रिमोट हो जिसका बटन दबाकर आप उसको या तो रिवाइंड कर सकते हैं और या तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे रिवाइंड का मतलब ये हुआ कि पास्ट और फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर, जो कि सब कुछ सीडी के अंदर ही है। बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस फ्रेम में जाना पड़ता है। आइंस्टाइन के
अकॉर्डिंग टाइम भी एक तरीके का फ्रेम ही है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर एक फ्रेम की रचना करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे यहाँ पे जाना पॉसिबल हो, जहाँ पर पहुंचकर हम अपने लाइफ के रिवाइंड या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट को देख सकते हैं, जिसको समझने के लिए हमें स्पेस टाइम की कंसेप्ट को समझना होगा। दरअसल सिंपल कैलकुलेशन में हमारे स्पेस को 3 डायमेंशंस में पढ़ते हैं, x, y, z, लेकिन रिलेटिविटी का मैथ्स थोड़ा सा डिफरेंट है। रिलेटिविटी के मैथ्स में x, y, z के साथ साथ टाइम के रूप में एक 4th डायमेंशन भी प्रेजेंट है। रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ब्रह्मांड की हमारी मौजूदा समय स्पेस टाइम की इसी कंसेप्ट पर टिकी हुई है। टाइम स्पेस को आप ट्रेन जब समय खिंचता है तब उसकी भरपाई में स्पेस सिकुड़ जाता है। इस थ्योरी को समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। पृथ्वी से सूरज की दूरी 4 करोड़ 30 लाख मील है। इस दूरी को अगर कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश की गति से या लाइट की स्पीड की 99.9% की रफ्तार से भी तय करे तो भी उसका स्पेस सिकुड़ कर करीब 40 लाख मील ही रह जाएगी। ऐसा बहुत तेज की गति की वजह से स्पेस में होने वाली भरपाई से होगा। तब ऐसे यात्री को सूरज तक पहुंचने के लिए 22 सेकंड ही लगेंगे सिर्फ। हालांकि इस सफर को अगर अर्थ से कोई इंसान देख रहा हो तो उसके लिए सूरज तक का स्पेस वही 4 करोड़ 30 लाख मील ही होगा और वो यात्रा को सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में ही पूरा होता हुआ देख लेगा। सिंपल मैथ में स्पेस एक चादर की तरह फैला हुआ है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम फैला हुआ विस्तार न होकर मुड़ा हुआ है। ऐसे में ये समझिए कि चादर अगर टीन जैसे किसी धातु की हो तो उसे चिमटे की तरह मोड़ा जा सकता है, जिसमें चिमटे के दोनों हैंड्स एक दूसरे से पैरेलल हो। दरअसल ये मुड़ाव यानी कि ये कर्व ही स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है और इसी कर्व को न्यूटन ने ग्रेविटी का नाम दिया है। आइंस्टाइन के इसी कर्व हुए स्पेस टाइम में 2 पैरेलल लाइंस भी एक दूसरे के करीब आने लगती है। ऐसी स्थिति में स्पेस टाइम के मुड़े हुए चिमटे के दोनों हैंड पर मौजूद 2 पिक्सल के बीच का एक शॉर्टकट भी है, यानी कि क्योंकि एक हाथ को एक पिक्सल मान लीजिए और दूसरे हैंड को दूसरा पिक्सल मान लीजिए। जो आपका फर्स्ट हैंड है वो आपके पास्ट को बताता है और जो आपका सेकंड हैंड है वो उसका फ्यूचर बताता है, और बीच में बचे खाली स्थान जो है वो एक तरीके का टनल की रचना करता है जो कि शॉर्टकट का रास्ता बन सकता है। इस टनल के जरिए टोंग की दोनों बाहें पर प्रेजेंट 2 पिक्सल के बीच की यात्रा करना पॉसिबल तो है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। टनल जैसी रचना को रिलेटिविटी में वर्म होल का नाम दिया गया है। इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। वर्म होल से अलग अलग बाह पर प्रेजेंट 2 पिक्सल के बीच का यात्रा करना पॉसिबल है, लेकिन जैसा कि पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि इजी नहीं है। इससे ये बात तो तय हो गई कि कोई भी वैक्यूम या फिर निर्वात में 1,86,282 मील प्रति सेकंड की गति से ज्यादा तेज चले तो वो वक्त से आगे निकल सकता है, यानी फ्यूचर का रास्ता पकड़ सकता है। हालांकि आइंस्टाइन के समीकरण के मुताबिक प्रकाश की रफ्तार से चलने वाली कोई भी चीज का द्रव्यमान अनंत होगा, लेकिन उसकी लंबाई 0 होगी। भौतिक रूप से यह असंभव है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के इस रैशनलाइजेशन को विस्तार दिया है और कुछ कंडीशन में इस संभावना के सच होने की कैलकुलेशन भी की है। टाइम ट्रैवल की दूसरी पॉसिबिलिटी को वर्म होल के जरिए है, जैसा कि इसके बारे में ऊपर हमने डिस्कशन किया है। नासा के एक स्टेटमेंट के मुताबिक वर्म होल के जरिए स्पेस टाइम के विस्तार में सफर करना मुमकिन है, लेकिन यहाँ भी आइंस्टाइन का रैशनलाइजेशन कहता है कि वर्म होल बहुत ही ट्रांजिएंट होगा। वह इतना सूक्ष्म होगा कि उससे बहुत सूक्ष्म कण ही यात्रा कर सकेंगे। ये भी गौर करने वाली बात है कि साइंटिस्ट ने अभी तक वर्म होल को नहीं देखा है और आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं हुई है जिससे वर्म होल की रचना की जा सके। साइंटिस्ट का मानना है कि वर्म होल स्वयं ध्वस्त हो जाने वाला होगा, जिससे उसके भीतर मौजूद हर चीज पिस जाएगी। यानी अगर कोई कण वर्म होल के जरिए समय यात्रा कर रहा है तो ठीक उसी समय वर्म होल अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा, तब उसके भीतर का मौजूद कण भी उसी में पिस जाएगा। अगर भविष्य में बनने वाली कोई भी टाइम मशीन वर्म होल के जरिए समय यात्रा कर पाता है तो इस मुश्किल का हल भी निकालना होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। डार्क एनर्जी से इस समस्या का सलूशन निकाला जा सकता है। डार्क एनर्जी पर 1990 में ध्यान दिया गया था, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उम्मीद के विपरीत ये पाया कि ब्रह्मांड तेजी से बढ़ रहा है। साइंटिस्ट ने तब ये महसूस किया था कि यूनिवर्स में एक ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ प्रेजेंट है जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के आसपास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाती हैं। ये रहस्यमयी शक्तियाँ
ग्रेविटेशनल फोर्स के पूरा ऑपोजिट असर पैदा करती है। माना जाता है कि ब्रह्मांड में ये सर्वव्यापी शक्ति ही डार्क एनर्जी है। टाइम मशीन की रचना के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना यह है कि डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से वार्म होल के मुंह को ज्यादा देर तक खोला जा सकता है, जिससे कि उसके भीतर से गुजरकर कोई भी समय यात्रा करना पॉसिबल होगा। ये करने के लिए नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी, जिसे पाना आसान नहीं। अब ये नेगेटिव एनर्जी भी एक रहस्यमय अवधारणा ही है, जिसे सिर्फ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही समझा जा सकता है। ये भी एक तरीके की थ्योरी है, लेकिन इसका कोई वजूद अभी तक तय नहीं है।